जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस को पढ़ा था और समझा भी था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैट्रिसेस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम साथ में पढ़ेंगे, ये मैंने आपसे कहा था। अब मैट्रिसेस पढ़ने के बाद हम डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज से हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आओ देखते हैं डिटर्मिनेंट्स में क्या कैसा क्या है। चलो डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जल्दी समझ में भी आ जाता है और जल्दी से जल्दी ये मार्क्स भी हमें अच्छे कवर करवा देता है ना। मतलब कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कवर हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? इफ A इज इक्वल टू, ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमने पढ़ा था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस टाइप से हमने मैट्रिक्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट। तो मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया था अच्छे से। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखते हैं। उसमें भी हमने एक बार डिटर्मिनेंट करा था सॉल्व। मैट्रिक्स में भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, बट छोटा सा डिटर्मिनेंट निकाला था, राइट। कैसे? 2/2 का हमें इस टाइप से निकालना था। A22, A23, A32 और A33। तो हम क्या करते थे, इसका इसमें प्रोडक्ट करते थे, माइनस ये करते थे, राइट। तो वैसे ही इसमें करना है। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स का ही पार्ट है डिटर्मिनेंट, बट डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है। इसका ही यदि डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये भी एक टाइप से रिप्रेजेंटेशन है, राइट। डिटर्मिनेंट भी क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स को आपने क्या करा, इसमें कन्वर्ट करा डिटर्मिनेंट्स में। ये डिटर्मिनेंट्स है आपका, ये मैट्रिक्स है, राइट। इस टाइप से दोनों साइन होते हैं मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट्स के। इसमें भी अरेंज किया आपने एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके अरेंज है, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, राइट। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट। आपने ये लिख लिया, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम हमेशा डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सपोज करूं मैं रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, है ना, तो रो लो या कॉलम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। आप कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम ले सकते हो। मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले लो आप और इसे आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं रो के अलोंग। तो क्या हो जाएगा? A11, ये इसके रो और कॉलम को छोड़ो तो बचेगा क्या हमारे पास? A22, A23, इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे A32, A33, फिर माइनस आएगा A12, ये आई, ये J और ये K। इस कंडीशन में माइनस आता है तो A12, यहाँ का रो और कॉलम छोड़ो, क्या हो जाएगा? A21, ये हो जाएगा हमारा A21, A23, A31 और क्या हो जाएगा? A33 प्लस के साथ A13, क्या हो जाएगा? A21, A22, A31, A32। इस टाइप से हमारा एक्सपेंड हम कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम इस टाइप से एक्सपेंड करते हैं। पूरा एक्सपेंड करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यू आती है वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, राइट। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू निकलती है। मैट्रिक्स में केस में ऐसा नहीं था कि कोई वैल्यू निकले, बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या हमारी एक फाइनाइट वैल्यू निकलेगी। मतलब वो पूरा सॉल्व होके रियल नंबर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी वैल्यू जरूर आएगी। तो डिटर्मिनेंट में आप ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट यदि आपको निकालना है तो आपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया उसे और डिटर्मिनेंट के थ्रू एक्सपेंड किया, फिर जो आएगा तो आपका क्या निकल आएगा? डिटर्मिनेंट, राइट। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। सपोज करो 2/2 का मुझे डिटर्मिनेंट दिया है 2, 3, 5, 6, 2, 3, 3, 5, इस टाइप का कोई भी डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2 × 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, है ना, किसी को भी ले लो, बट मल्टीप्लाई होना है। फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3। तो 2 5 10 माइनस 9 3 × 3 9 हो जाएगा हमारा, तो ये बच जाएगा 1। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आया? 1। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस टाइप से। ये है हमारा ए का डिटर्मिनेंट। और अगर ए में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए डेट, मतलब डेट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शॉर्ट फॉर्म में से पढ़ते हैं डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप इस तरह से 2/2 का और 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है। आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। 2/2 था तो ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो आपका निकल आया इस टाइप से। अगर आप 3/3 का होगा तो क्या होगा?
A11 को रखोगे बाहर, है ना, इन दोनों का कर दोगे, फिर माइनस का A12 और फिर इन चारों, फिर A13, फिर ये जो बचे वो, इस टाइप से आप तीनों को एक्सपेंड करके निकाल लोगे। अब अगर आप बोलोगे सर मुझे रो के अलोंग नहीं करना, मुझे कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, कॉलम में ले लो तो ये A11 हो जाएगा, यहाँ A21 आ जाएगा माइनस में, और फिर क्या आ जाएगा A31, बाकी टर्म्स वही रो और कॉलम को छोड़ो, जैसे ये है तो उसका रो और कॉलम को छोड़ो, जो बचा उसे आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे इस टाइप से, ये फिर माइनस, फिर ये सेकंड टर्म, फिर उसका भी एक्सपेंड, मतलब रो और कॉलम को छोड़ो और ये लिखो डिटरमिनेंट, और इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लो, जो आए वो आपका होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट को समझ गए, डिटरमिनेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया अच्छे से, है ना। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट किस टाइप का बिहेव करता है, किस टाइप से उसकी वैल्यूज होती है चेंज, है ना, और डिटरमिनेंट के अंदर लिखा होता है तो कैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज आर चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो। कहने का मतलब ये है, यदि आप किसी डिटरमिनेंट कोई आपका लिखा हुआ है उसमें आप रो को कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो क्या आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा एक डिटरमिनेंट दिया हुआ था 2/2 का, क्लियर है। अगर मैं इसे इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने को तो सर ट्रांसपोज बोलते हैं, सीधा बोलिए ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज मतलब कुल मिला के ये कि इस डिटरमिनेंट का यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं और फिर उसका वैल्यू निकालूं, तो वो वाला डिटरमिनेंट भी क्या आएगा मेरा, सेम डिटरमिनेंट आएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगी दोनों की, है ना। तो चेंज नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी डिटरमिनेंट की, कि यदि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। कुल मिला के ये है कि आपको प्रॉपर्टीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। यदि आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो आपके लिए डिटरमिनेंट बहुत आसान हो जाएगा, और यदि प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आई तो फिर आप सोचते रह जाएंगे करना कैसे है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है प्रॉपर्टीज में, तो इसकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है, और हम 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसको 3x3 के एग्जांपल में भी एक बार मैं बता देता हूँ, है ना, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक 3x3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसके रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में, है ना, और या फिर कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दो, रो में। तो क्या इस डिटरमिनेंट और जो आने वाला डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, एग्जैक्ट वही वैल्यू की। मतलब डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर क्या नहीं होता, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर? देन नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफ टू एडजेसेंट रो ऑफ अ कॉलम डिटरमिनेंट इंटरचेंज। अच्छा, ये है कहने का मतलब कि यदि डिटरमिनेंट में आप कोई भी दो एडजेसेंट रो या कॉलम को बदल दें आपस में, आपको सिर्फ क्या करना है, एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब कहने का मतलब ये a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आपका दिया 1 2 3 3 2 1 1 1 2, ये कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ये कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और आपको क्या करना है सर, इसके एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब यदि मैं ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे ना। एडजेसेंट मतलब एक से लगाओ दूसरा, ऐसा नहीं कि आप एक को छोड़कर तीसरे को ले लें, ये हम नहीं ले पाएंगे। हमें किसको लेना है, एडजेसेंट। इसका ध्यान विशेष तौर पर रखना है, एडजेसेंट रोज हमें लेना है एडजेसेंट को। एडजेसेंट मतलब 1 बाय 1। तो इसके बाद ये, तो इन दो एडजेसेंट रो को यदि आप आपस में इंटरचेंज कर लो तो ये नया डिटरमिनेंट आपका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा इस प्लेस पे 3 2 1, ये आ जाएगा इस प्लेस पे सेकंड प्लेस पे 1 2 3 और 1 1 2। ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। तो क्या इसका हम पूरा सॉल्व करेंगे और उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, तो वो दोनों की जो वैल्यूज आएगी, क्या वो वैल्यूज सेम होंगे? हाँ, एग्जैक्टली वो वैल्यूज सेम होंगी, बट किसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। सर चेंज तो होगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। जैसे यहाँ पर सपोज करो 10 आया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर 10 आया, हमने क्या करा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो फर्स्ट प्लेस पे आ गई, फर्स्ट वाली रो सेकंड वाले प्लेस पे आ गई। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, वैल्यू 10 ही आई। सर हमने चेक किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 नहीं आके -10 आई, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आया, बट हमारा क्या आया, माइनस साइन आया। इसका मतलब एडजेसेंट रो को या एडजेसेंट कॉलम को आपस में यदि हम बदल देंगे या कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उन दोनों का प्लेस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट वही वैल्यू देगा बट विद द नेगेटिव साइन, मतलब माइनस साइन के साथ।
तो हमारा -10 आएगा यदि ये दिया होगा। यदि मैं सपोज करो इसको भी चेंज करना चाहूँ, है ना, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप कभी भी कन्वर्ट कीजिए, साथ में एक माइनस बाहर लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आया क्या समझ में? इफ टू एडजेसेंट रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, सो ऑब्टेन्ड वैल्यू इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट सबसे पहले डिटरमिनेंट था, है ना, उसमें आपस में चेंज करने पर जो चेंज आया वो क्या आया, विद द नेगेटिव साइन आया। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, सीधी सी बात है, कोई भी हमें डिटरमिनेंट दिखा और उसमें हमें टू रो या टू कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे दिखा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, एक जैसे, 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। ये लिखा है मान लो 11 12 13, यहाँ भी लिखा है 11 12 13 और यहाँ लिखा है 2 5 6। अब मुझे इस डिटरमिनेंट को देखकर तुरंत पहचानना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है कि इसमें मैंने इस रो को देखा और इस रो को देखा, तो ये दोनों रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है। सर ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों कैसी हैं, आइडेंटिकल। कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम भी हो सकते हैं। फॉर दैट कॉलम के लिए बात करते हैं, चलो कॉलम के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 लिखा है, ये 1 1 2 लिखा है, 1 3 और ये 1 8 लिखा है, 1 3 9। चलो ये भी क्या है 1 3 9। सब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हमारे आइडेंटिकल है। मैंने एक डिटरमिनेंट देखा, उसमें फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है, वो है हमारे आइडेंटिकल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट देख कर बता सकते हो क्या हो जाएगी, 0। तो यदि आपको प्रॉपर्टीज याद रहती हैं तो आप एग्जैक्टली डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप देखोगे और बता दोगे कि सर ये हमारा आंसर है। किसी भी डिटरमिनेंट को आपने देखा और उसमें दो रो या दो कॉलम आपको आइडेंटिकल दिख गए, राइट, तो आप क्या बोलते हो, सीधा आंसर 0। डिटरमिनेंट वो वाला कितना हो जाएगा, 0, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस टाइप से आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी याद हो गई। आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, आपका पहले कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आपका पहले एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 1 2, ये आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। क्लियर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, किसी कांस्टेंट, किसी भी एक स्केलर नंबर या कांस्टेंट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को। वैसे तो पूरे में भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मान लो ये आपने करा 2 टाइम्स कर दिया इसका, तो कितना हो जाएगा, k टाइम्स कर रहे हैं पहले, 2 टाइम्स नहीं, सो दैट ज़्यादा समझ में आए। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 2 1 1 1 2। अब आपने यहाँ k टाइम्स कर दिया पहले रो में, या आपको कहीं दिख गया कि पहली वाली रो क्या है, k टाइम्स है, तो क्या होगा, आप k को बाहर निकाल पाएंगे, कांस्टेंट को क्या कर पाएंगे, बाहर निकाल पाएंगे। 1 2 3 3 2 1 1 1 2, तो ये जो डिटरमिनेंट जो भी वैल्यू देगा ये तो वही डिटरमिनेंट बन गया, तो k टाइम्स वही डिटरमिनेंट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये a डैश है हमारा, ये a ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ये न्यू डिटरमिनेंट है a डैश, हालांकि उसी डिटरमिनेंट में हम चेंज कर रहे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि ये है तो ये a डैश है। अब a डैश है ये, तो ये a से कितना चेंजेबल है, तो देखो k था, k से मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें, ये इस वाले डिटरमिनेंट में क्या हो रहा है, k से मल्टीप्लाई, k को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, k को क्या करा, कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारा। अब ये तो सिमिलर इसके जैसा आ गया, तो जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू ये देगा, तो ये क्या हो जाएगा, k। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, सारे एलिमेंट्स जो दिए हैं उस रो में या उस कॉलम में, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब भी आप कॉमन लेना चाहेंगे तो आप डिटरमिनेंट से बाहर आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स। मतलब अगर k से आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब ये डिटरमिनेंट यदि हमें दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट यदि मुझे दिया हुआ है और मैंने इसके कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 2 1 और ये 3 1 2। अब मैंने इसमें किया क्या एग्जैक्टली, इसमें मैंने सिर्फ ये किया कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम वाले में, कॉलम में क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब जो वैल्यू आने वाली है मेरी डिटरमिनेंट की, वो इसकी जो वैल्यू आएगी उससे क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। ये क्या है, डिटरमिनेंट ए है। क्लियर है क्या इतना।
ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है कि यदि एक रो और कोई भी सेकंड रो या थर्ड रो जो भी दी है, जितने बाय जितने का डिटरमिनेंट है, वो आपका क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू दिया है मुझे 135, 231, 112, इस टाइप का कोई भी डिटरमिनेंट मुझे दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शनल हो मतलब ये वाला दिया है 3 टाइम्स, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। सर ये प्रोपोर्शनल दिया है, कैसे दिया है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये वापस यही बन जाएगा 135, सो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब उसके प्रोपोर्शन में, वो क्या है, प्रोपोर्शन में, उसी के मल्टीपल में, प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये और ये सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये इसका 3 टाइम्स है, ऐसा आइडेंटिकल हमने पढ़ा तो वो 0 हो गया। क्लियर है, 2 रो या 2 कॉलम यदि हमारा आइडेंटिकल है तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट के लिए 0 हो गई। और इस केस में क्या हो रहा है, 1 3 5 3 9 15 3 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो बाहर ही आ जाएगा, 3 तो बाहर ही आ जाएगा ना। हमने अभी आज देखा कि सर किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, मेरी इच्छा के सर मैं उसे बाहर लूंगा तो मैं ले सकता हूँ, ले लो 1 3 5 2 3 1 और 1 3 5। चलो अब देख के बताओ ये कैसा बना, ये तो वही बन गया सर, ये अभी हेल्प प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 भी 0 होता है और 0 ऑलरेडी 0 होता है, मतलब 0 और 0 वैल्यू कैसी आई हमारी, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम उसे कॉमन कैसे ले सकते हैं, हमें पता चल गया। ठीक है, सेकंड चीज क्या कि अगर किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के प्रोपोर्शन में आ रही है, सेकंड टाइम्स हो रही है, थर्ड टाइम्स हो रही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम वहां से कॉमन लेके सीधा आंसर 0 बोल सकते हैं। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि यदि हम किसी में कांस्टेंट नंबर मतलब जो हमारे 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम क्या है हमारे प्रोपोर्शन में है, किसमें, प्रोपोर्शनल में, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपकी 2 टर्म्स का समेशन दिया हुआ है किसी भी डिटरमिनेंट में, ये दिया है मान लो ये a11 प्लस b11, ये a12, ये a13, कॉलम में मान लेते हैं a21 प्लस b22, कोई भी दिया है, ठीक है, और a31 b33, इस टाइप से b1 b2 22 और b33 ये जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी मान लो, अगर आपको ये नहीं मानना तो आप क्या मान लो, b11 b21 b31 इस टाइप का मान लो, सो दैट आसानी ब्रेक करने में आपको समझ में भी आएगा। a12 ये क्या दिया है, a21 a22 a23 a32 और a33, इस टाइप से आपका डिटरमिनेंट बन गया। इस केस में हमने देखा सर कि हमारा फर्स्ट कॉलम कैसा दिख रहा है, हमें 2 के समेशन जैसा दिख रहा है ना, 2 वैल्यूज का क्या है, सम है। तो क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टाइम आप इस कॉलम को ले लो और इन दोनों को सेम रखो, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। क्लियर है, प्लस का साइन है देखो यहाँ, तो प्लस लगाएंगे क्योंकि सम में और सम की हम बात कर रहे हैं। और फिर इसको क्या करेंगे, इस दूसरे वाले जो कॉलम जो एडिशन में दिख रहा है हमें, उसको लेके इसको एक कॉलम मान के b11 b21 b31 इसको एक कॉलम मान के बाकी सारे इनको सेम रख देंगे, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रख लेंगे, a12 a13 a21 a22 a23 a32 a33, इस टाइप से हमारा आ गया। तो आपने क्या करा, ब्रेक कर दिया, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 2 का सम था, ये एक कॉलम 2 नंबर्स के सम में लिखा हुआ था, आपने क्या करा, 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख दिया उसे। इस तरह से हम कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये भी होती है, राइट। तो ये कॉलम में दिया है तो भी आपने ब्रेक कर लिया, यदि ये रो में दिया होता तो भी क्या आप कर लेते ब्रेक, हाँ सर हम आसानी से ब्रेक कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपका ये हो गया 6th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ इच डिटरमिनेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के एडेड टू द अदर रो, मतलब कुल मिला के ये है किसी भी रो में हमारा कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है नॉर्मली, है ना, हमने इसमें कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या कर दिया, उसे थर्ड रो में जोड़ दिया, थर्ड रो में क्या कर दिया, जोड़ दिया, या सेकंड रो में जोड़ दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या,
फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट नंबर से और उसको ऐड कर दिया किसमें, सेकंड या थर्ड में कर दिया, तो क्या उससे वैल्यू चेंज होगी? नहीं सर, उससे क्या होगा, अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मेरा ए डिटर्मिनेंट को दिया है 1 1 2 5 6 7 2 3 2, इस टाइप का कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके यदि आप थर्ड रो या सेकंड रो में ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं, जैसे सपोज करो मैं इसको कर रहा हूँ और थर्ड में ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या 1 1 2, इसका k टाइम्स क्या, k टाइम्स मैंने 2 टाइम्स से 3 टाइम्स कर दिया, सपोज करो 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, 3 + 2 कितना दे देगा 5 लास्ट वाले में, 1 का 3 टाइम्स 3 और 3 3 + 6 हो जाएगा, 2 का 3 टाइम्स 6 और +2 8 हो जाएगा, और इसको सेम रखना है, इनको चेंज नहीं करना है, जिसके साथ चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा ये। अब हमने यहाँ एग्जैक्टली किया क्या, R3 को चेंज किया, कैसे चेंज किया, R1 + 3 टाइम्स ऑफ R1, ये निकाला हमने, है ना, इस टाइप से हमने चेंज किया। इसको बोलते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन। जब हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन समझेंगे थोड़ी देर बाद तो हम आपको समझ में आ जाएगा कि R3 में हमने R1 + 3R1 इस टाइप से कैसे लिखा, ठीक है। तो 1 1 2 5 6 7 2 3 2 था हमारा और आ गया 5 6 8। उसका कहना क्या है इस प्रॉपर्टी का कि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब उस डिटर्मिनेंट का और इस डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा, सेम आएगा, या वैल्यू का मान, वैल्यू जो आएगी मतलब वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 0 नहीं, जो भी आए, इसमें 0 नहीं है, इसमें जो भी आए वो हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है, इफ ईच डिटर्मिनेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k एंड एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो, किसी अदर रो में जोड़ दिया तो क्या होगा उस केस में, या अदर कॉलम में जोड़ दिया तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कोई वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला, आपका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। क्लियर है इतना? ओके, ये रो के साथ किया मैंने, आप कॉलम के साथ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 8th वन, इफ each एलिमेंट ऑफ अ रो of a determinant is 0 then its value is 0। कहने का मतलब क्या है, each element of a row of a determinant is 0, मतलब यदि मैं सिंपल सी बात कहूं कि 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है या 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया है और उसकी मुझे एक भी रो या एक भी कॉलम में सारे क्या दिख रहा है 0 0, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में क्या दिख रहा है 0 0 0, मतलब पूरी रो में ही सारे एलिमेंट 0 है या फिर किसी भी एक कॉलम में ही क्या है सारे एलिमेंट 0 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट 0 देगा, ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। अब अगर मैं ए डिटर्मिनेंट मान लूँ, ए इज इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 3 2 1 और 0 0 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, हम इसे डायरेक्ट लिख पाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी क्या। हाँ, अगर मान लो सपोज करो कॉलम में दिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 3 2 4 5 3 0 0 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant with the cofactors of the corresponding elements of any other row is 0। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा ये रो है a11 a12 a13, यदि हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालें उसके, आप कोफैक्टर्स तो निकालना जानते हैं, कोफैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये रो और कॉलम को छोड़ के जो बचता है वो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग रो में क्या करें, करस्पॉन्डिंग कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी भी अन्य डिफरेंट रो या डिफरेंट कॉलम के साथ क्या करते हैं, अगर हमारे कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम क्या आएगा 0 आएगा। और इस टाइप से किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम हो, तो एक रो और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, कोफैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा a11 c31 प्लस a12 c32 प्लस a13 c33 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, the sum of the products of element of any row or column of a determinant a n by n is equal to delta with the cofactor element of same row और delta। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं बात करूं कि ये हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग यदि हम क्या निकालें, कोफैक्टर्स निकालें, तो फिर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स यदि हम निकालेंगे उनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे, मतलब एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो,
दोनों का प्रोडक्ट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो किसी भी एक रो में ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वापस वही डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस केस में वापस वही डिटर्मिनेंट मिल रहा है और पिछले केस में क्या हो रहा है, आपका 0 मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी को हम इसको समझ चुके हैं और लास्ट प्रॉपर्टी को भी हमने देख लिया है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ये वाली। तो ये क्या होगा, a11 c11 प्लस a12, ये सब कोफैक्टर्स हैं। c11 c12 c13 ये सब हमारे क्या है, कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर्स हमें निकालना आता है, रो और कॉलम को छोड़ो, जो बचता है वो हमारे कोफैक्टर्स हो जाते हैं। इस टाइप से आपका ये प्रॉपर्टीज हो गया। इसकी बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, कि भाई हमने डिटर्मिनेंट तो पढ़ लिया, लेकिन डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप डिटर्मिनेंट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का वो है एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, डिटर्मिनेंट के जरिए बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए क्या है, किसी भी ट्राइंगल का यदि आपको क्या दिया है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, x2 y2 और x3 y3। दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल जो कि आपको दिए हुए हैं। अब इनसे मैंने एक फॉर्म किया ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल बन गया हमारा। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं आपके। 3 वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डेल्टा के फॉर्म में कैसे निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये निकलता है 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स ये जो होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या बन जाते हैं, आपके डिटर्मिनेंट की कॉलम बन जाते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट की कॉलम कैसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर लास्ट वाले कॉलम में हम 1 1 1 करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं। सर आपने इतने सारे फॉर्मूले बताए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के, राइट। एक डिटर्मिनेंट से बता दीजिए, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट से आपको बता दिया। भाई डिटर्मिनेंट से पता होना चाहिए ना, डिटर्मिनेंट से भी आपको जरूरत पड़ गई यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की तो आप निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट का यूज करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो और आपको डिटर्मिनेंट आता है तो आप क्या करेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। तो ये क्या निकल जाएगा, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो ये है हमारी सबसे पहला एप्लीकेशन, ये हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन। सेकंड की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसमें भी यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का। कैसे, कि आपको ये बताना है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं है, राइट। तो कोलिनियर की कंडीशन में क्या होता है, यदि आपके 3 पॉइंट्स इस टाइप से एक ही लाइन में आ जाए तो क्या बोलेंगे, उन्हें कोलिनियर बोलेंगे। तो इसकी कंडीशन निकालने के लिए हम सीधा सा एग्जांपल देते हैं कि यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर क्या बना सकते हैं, हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो हम ये बोल पाएंगे कि आपके जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। जैसे ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हमें और वो हमारे लीनियर हैं, बिल्कुल। मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कैसे, एक ही लाइन में, राइट। x1 y1 x2 y2 x3 y3 दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना, ऑफ दिस 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो इसकी सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ये ट्राइंगल है फिलहाल, डेल्टा नहीं है, ट्राइंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 यदि 3 पॉइंट्स, ये हमारा सपोज करो ट्राइंगल है, इसका एरिया 0 हो जाए तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये फिर क्या नहीं बचेंगे, ये फिर ट्राइंगल नहीं बचेंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स, तो ट्राइंगल हमारा फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होना चाहिए, 0। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हाल हम थोड़ी देर पहले चर्चा करिए,
एरिया ऑफ ट्राइंगल की थोड़ी देर पहले चर्चा करिए। x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। इसको इक्वेट करना है किसके? 0 की। क्यों? क्योंकि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा इस केस में। तो आप क्या करेंगे? फाइनली आपको ये मिलेगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो जब भी 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको और आपको ये बताना है कि वो कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकाल दोगे उनका। इस टाइप से उनका क्या कर दोगे? डिटरमिनेंट निकाल दोगे। और यदि वो डिटरमिनेंट 0 आता है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। इसका मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर हुई ये एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन ये था हमारा। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का। इसमें इस केस में क्या करेंगे हम? जैसे अभी हमने बात करी पहले वाला क्या था हमारा? पहला वाला था हमारा वो ये था कि हम क्या कर रहे थे कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना था। तो हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें दिए हुए थे, है ना। और फिर हमें क्या निकालना था? कोलिनियर निकालना था कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें जो थर्ड वाला एप्लीकेशन देखना है। थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है? हमें क्या करना है? यदि कोई भी लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, कोई भी लाइन किन्हीं 2 पॉइंट्स को पास होके जा रही है, चलो पहले लिख लेते हैं। लाइन पासिंग थ्रू, सो दैट ज्यादा क्लियर हो। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इन 2 पॉइंट से हमारा क्या होके जा रहा है? इन 2 पॉइंट से हमारी लाइन होके जा रही है। ये x1 y1 और ये x2 y2। अच्छा, लाइन पे हम जो मानेंगे कोई भी पॉइंट, वो हम xy मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई भी पॉइंट xy हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो होके जा रही है वो क्या हो रही? इन 2 पॉइंट से होके जा रही है, नहीं जा रही, ये हमें चेक करना है। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब यदि ऐसा हो जाए कि वो लाइन 2 पॉइंट्स को पास होके जा रही है, मतलब ये कि ये जो हमारी लाइन है ये इन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 से पास होके जा रही है, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या कंडीशन बनेगी? तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, सॉरी इसको सही करते हैं, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 1 x2 y2 1 का डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए हमारा, तो क्या हो जाएगा? लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यदि कोई लाइन हमारे 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स कोई भी पॉइंट उस पर यदि हम सपोज कर लें, तो उसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y। और वो जो 2 पॉइंट्स को पास करके जा रही है वो क्या है? हमारे दिए हुए x1 y1 x2 y2। तो इस टाइप से आप डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, पहले फॉर्म कर लेंगे। लाइन पे एक पॉइंट्स मान लो x y, तो x, y और 1 x y 1 x1 y1 ये दिया हुआ है आपको, और 1 x2 y2 और 1, मतलब 2 पॉइंट्स दिए, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यू हमने रख दी x1 y1 रख दी। लास्ट कॉलम में कुछ था नहीं, हमने क्या लेके चलेंगे? हम 1 1 1, और फिर हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। और यदि वो 0 आ जाता है तो हम क्या बोल पाएंगे कि ये लाइन 2 पॉइंट्स को पास करके जा रही है, राइट। तो इस तरह से आप, ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया आपका। आपको डिटर्मिनेंट समझ में आया सबसे पहले, है ना। फिर डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते थे कि भाई एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट्स के, तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी क्लियर हो गए, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। क्रेमर्स रूल क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। क्रेमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको सॉल्यूशन निकालना है, आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने मैट्रिसेस में सॉल्व करी थी लीनियर इक्वेशंस, उसी टाइप से हमें डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट्स में यदि आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो तो किसके थ्रू होगी? वो क्रेमर्स रूल के जरिए वो सॉल्व, मतलब उसके थ्रू वो सॉल्व होंगी। तो हम बात करते हैं कि आपकी तो 2 इक्वेशंस दी हैं, सपोज करो a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आपकी 2 लीनियर इक्वेशन दी हैं, आपको सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशंस के। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, क्रेमर रूल के थ्रू निकालोगे। तो पहले क्या करोगे आप? d निकालोगे, पहले आप d निकालोगे। कैपिटल D कैसे निकालोगे? आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे। क्या बनाओगे? आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे। ये जो कोफिशिएंट दिए हैं इन वेरिएबल्स के, उससे आप क्या बनाओगे? एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, a1 b1 a2 b2।
ये आपने डिटरमिनेंट बना लिया, ये किससे फॉर्म हुआ है, कोफिशिएंट से। फिर राइट साइड जो हाँ आपके कांस्टेंट दिए हैं उससे भी आप क्या करोगे, देखो D1 बनाओगे। कैसे बनाना है, ये जो है हमारे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं है ना, इनको हम फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करना है। ये C1 C2 किसके प्लेस पे आ जाएंगे, A1 A2 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे C1 B1, बाकी सेकंड कॉलम सेम रहेगा B1 B2 और ये C1 C2। ठीक है, तो D1 हम कैसे निकालेंगे सर, ये जो हमारे कांस्टेंट है ये रिप्लेस कर देंगे किसको, पहले वाले कॉलम को, पहले वाले कॉलम के सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे, तो C1 C2 मिल जाएगा, B1 B2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें D1 फाइंड आउट हुआ। अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 कैसे निकालेंगे आप, D2 आप इस टाइप से निकालेंगे कि आपको क्या करना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे आप, सेकंड वाला बनाना ना, तो ये वाला यहां से प्लेस कर दो। D1 तो आपने बना लिया भाई, पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन कांस्टेंट से इन सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करोगे, तो फर्स्ट वाला कॉलम तो एज इट इज रहेगा A1 A2 और ये क्या हो जाएगा हमारा C1 C2। तो इस टाइप से आपका D2 निकल जाएगा। ये डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है। ये D कैसे निकला हमारा, ये कोफिशिएंट है, इनसे हमने एक डिटरमिनेंट बनाया। ये जो हमारे राइट साइड कांस्टेंट दिए इनसे एक कॉलम बना और वो कॉलम ने किसको रिप्लेस करा, इसको रिप्लेस किया फर्स्ट वाले कॉलम को, और सेकंड वाले को रिप्लेस किया, तो क्या बन गया D1 D2 निकल गए। अब आपको x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, x निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, फिर फाइनली D1/D के थ्रू क्या निकलेगा आपका, D1/D के थ्रू आपको क्या निकलेगा, x निकल जाएगा। और y वेरिएबल कैसे निकलेगा, D2/D। तो इस टाइप से आप क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करके आप x और y वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। अब सपोज करो 2 इक्वेशंस की जगह 3 इक्वेशंस दी हैं, तब सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, देखो 3 इक्वेशंस क्या दी हैं, A1x, 3 लीनियर इक्वेशंस, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z, B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। ये तीनों आपकी लीनियर इक्वेशंस आपने लिखी हैं। अब इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना है। 3 आपको लीनियर इक्वेशन दिए हैं, तो आप क्या करोगे, पहले आप D बनाओगे। D कैसे बनाओगे सर, कोफिशिएंट से बनाएंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट बन जाएगा हमारा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये आपका डिटरमिनेंट बन गया, राइट, कोफिशिएंट वाला। अब आपको D1 बनाना है, तो D1 कैसे बनाएंगे आप, D1 कैसे फॉर्म होगा आपका, D1 D2 D3 किसको रिप्लेस कर देंगे, A1 A2 A3 को रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो B1 C1, B2 C2 और B3 C3 ये सब एज इट इज रहेंगे। फर्स्ट वाला कॉलम रिप्लेस होगा D1 D2 D3 से, ठीक है, तो आपका D1 निकल जाएगा। D2 कैसे निकालेंगे, D2 निकालने के लिए आपको सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करना है D1 D2 से, तो A1 A2 A3, यहाँ पे क्या जाएगा D1 D2 D3 C1 C2 C3। अब D3 कैसे निकालेंगे, D3 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इस वाले को थर्ड वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, थर्ड वाले कॉलम को हटा देंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 और थर्ड वाले कॉलम के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका D1 D2 D3। तो इस टाइप से आप D डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, D1 को कर लेंगे, D2 को कर लेंगे, D3 को कर लेंगे। आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए x, y एंड z, तो x, y, z को कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। x निकालने के लिए आप क्या करोगे D1/D, y निकालने के लिए क्या करोगे D2/D और z निकालने के लिए क्या करोगे D3/D। इस टाइप से आप क्या करोगे x, y, z को फाइंड आउट कर लोगे। बट यहाँ पे एक शर्त क्या है, आपकी शर्त है कि D डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ D कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जो आपके कोफिशिएंट दिए हैं उनसे जो डिटरमिनेंट बन रहा है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 होगा तो क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे इस रूल से, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो अनवैलिड हो जाएगा, है ना, इनडिफाइंड आ जाएगा ना आंसर। ये D शुड बी नॉट 0, D डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको क्रेमर्स रूल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।